कासगंज का एक लड़का प्रयागराज कैसे पहुंच जाता है माफिया अतीक पर गोली बरसाने के लिए? बिल्कुल सही कहा आपने अनुराग। देखिए, यही चौंकाने वाला और हैरान करने वाला है कि जो तीनों आरोपी हैं वो प्रयागराज के नहीं हैं और प्रयागराज से उनका कोई संबंध नहीं है, और तीनों जो लड़के हैं अलग अलग शहरों के रहने वाले हैं। जहां तक सवाल अरुण मौर्य का है तो अरुण मौर्य कासगंज का रहने वाला। हालांकि देखिए, वो पुलिस की हिरासत में है और पुलिस लगातार इस हत्याकांड से जुड़े तमाम जो रहस्य हैं उन रहस्यों के बारे में अरुण मौर्य से पूछताछ कर रही है। लेकिन देखिए, जब इन तीनों का नाम इस हत्याकांड में आया, उसके बाद जब पुलिस ने इनकी कुंडली खंगालनी शुरू की तो सभी का किसी ना किसी अपराध के साथ जुड़ाव दिखा। जहां तक सवाल अरुण मौर्य का है तो चूंकि देखिए इसकी भी उम्र बेहद कम है, और चूंकि आज से कई साल पहले जीआरपी थाना के एक जो पुलिसकर्मी थे उनकी हत्या में इसका नाम सामने आया था, और उसके बाद चूंकि जेल गया और ये फरार हो गया। हालांकि उसके बाद अवैध हथियारों 2014 संभवतः। जी बिल्कुल, और उसके बाद ये हथियारों की तस्करी में भी संलिप्त पाया गया। हालांकि देखिए, इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण सूचना मिली है कि ये कुछ साल तक अपने दादा के यहाँ पानीपत में भी रहा। हालांकि जो इसके गांव के लोग हैं उनका ये कहना है कि गांव बहुत कम आता जाता था, और जब ये वारदात हुई इसके कुछ दिन पहले ये गाँव आया था। गाँव में इसके दोस्त भी नहीं थे, कोई दोस्त इसका गाँव में नहीं था, गाँव वालों से बातचीत बहुत कम करता था। गाँव के लोगों का ये भी कहना था कि इसको देख कर ऐसा नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी वारदात को, इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे सकता है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। घर में माँ बाप नहीं है और बेहद गरीब परिवार का। अविनाश, आप करेक्ट कीजिएगा, अरुण मौर्य की जो उम्र है वो तकरीबन 18 साल बताई जा रही है। मैंने कहीं पढ़ा कि साल 2014 में उसने एक पुलिस वाले की, जीआरपी की जान ली, जिसके आरोप में वो जेल गया, जेल से बाद में छूट कर आया। 2014 मतलब तब इसकी उम्र बमुश्किल 12 साल के आसपास रही होगी। ये जो पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री है इसकी, वो डरा रही है कि एक 10, 12, 14 साल का बच्चा एक पुलिस वाले की जान ले लेता है, जेल चला जाता है और उसके बाद फिर छूटता है तो सबसे बड़े माफिया पर गोली बरसाता है 18 साल की उम्र में। उम्र गलत है या हम नहीं समझ पा रहे हैं अरुण मौर्य के दिमाग को? देखिए अनुराग, इसकी उम्र को लेकर अभी पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसकी तस्वीर को देखकर तो ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा होगी 24-25 साल होगी। हालांकि कुछ जो ऐसी रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक इसकी उम्र 18 से 25 के बीच में बताई जा रही है, और तस्वीर को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि इसकी उम्र इसी के आसपास रही होगी। जो आपका दूसरा सवाल है कि इतनी कम उम्र में, और चूंकि जब वो हत्याकांड हुई थी, जीआरपी के पुलिसकर्मी की हत्या की गई थी, तो उस वक्त ये चूंकि नाबालिग था, और देखा जाए तो जुवेनाइल एक्ट में चूंकि सजा का बहुत कम प्रावधान है, तो उसका एक फायदा इसको मिला। लेकिन देखिए, जिस तरीके से जो इंटेंसिटी रही, जिस तरीके से कैमरे के सामने गोली मारकर अतीक और अशरफ की हत्या की गई, अब सोचिए कि इस कदम को उठाने के लिए एक व्यक्ति को मानसिक तौर पर या तो उसे बहुत कह सकते हैं कि वो या तो विक्षिप्त हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि उसके अंदर जो अपराध की एक प्रक्रिया है इतनी प्रबल हो सकती है कि वो कुछ भी करने की हिम्मत रखता हो, या कुछ भी कर गुजरने का मादा रखता हो। तो अरुण मौर्य का चूंकि लेकिन अविनाश, कैसे कोई बच्चा जो नाबालिग है वो पुलिस वाले की जान ले लेता है, फिर वो सबसे खूंखार माफिया पर गोली बरसाता है? ये सामान्य तो नहीं है। इसके सर्किल किस तरीके का था, यारी दोस्ती किस तरीके की थी, क्या इसकी मुलाकात किसी अपराधी से हुई थी, उसने इसको अपराध की दुनिया में ढकेला था? ये सवाल तो लगातार पूछे जा रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए, अरुण मौर्य का कनेक्शन किसी बड़े माफिया गैंग से था या नहीं था, इसके बारे में अभी तक बहुत कुछ सामने नहीं आ पाया है। हालांकि देखिए, अभी जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, और चूंकि देखिए पुलिस पूरे मामले को बहुत ही गोपनीय तरीके से इस पूरे मामले में जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, और कोई भी इंफॉर्मेशन, चूंकि जब कल पुलिस विभाग की तरफ से इन तीनों को लेकर प्रेस नोट जारी किया गया था, तो उसमें भी बहुत जानकारी साझा नहीं की गई। सिर्फ जो घटना का पूरा विवरण था, उस विवरण को उस प्रेस नोट में लिखा गया था, जो डीजीपी मुख्यालय की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया था, किस तरीके से ये वहां पर पहुंचे कॉलविन हॉस्पिटल में, और वहां पर इन्होंने घटना को अंजाम दिया। तो इनके हिस्ट्री शीट के बारे में, ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में पुलिस की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जो जानकारी हम लोगों को मिली है उसके मुताबिक अभी तक किसी गैंग से अरुण मौर्य का कनेक्शन सामने नहीं आया। लेकिन अविनाश, एक जानकारी ये आई कि कासगंज, जब ये जेल से छूटा उसके बाद कासगंज पहुंचा और फिर ये कासगंज छोड़कर चला गया, यानी एक लंबे वक्त तक ये कासगंज में
नहीं था। कासगंज से प्रयागराज के बीच का जो वक्त है वो कहां बिताया इसने, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल अरुण, देखिए अनुराग, उसी पे आ रहा हूं मैं। दरअसल ये जानकारी मिली है कि इसके दादा यानी कि इसके बाबा पानीपत में रहते हैं, जो हाल फिलहाल में अभी भी पानीपत में मौजूद हैं, और ये कुछ समय तक हरियाणा के पानीपत में जाकर रहा। कुछ ऐसी भी जानकारी आई कि वहां पर एक निजी कंपनी में इसने कुछ दिनों तक काम भी किया, फिर ये पानीपत छोड़कर दिल्ली चला गया किसी के यहाँ। दिल्ली में इसने कुछ दिनों तक काम किया और उसके बाद कुछ समय पहले ये कासगंज आया था, लेकिन अपने गाँव में कुछ दिनों तक रहने के बाद ये वहां से अचानक से गायब हो गया। ऐसा गांव के लोगों का कहना है। गांव के लोगों का यह भी कहना है कि गांव में इसकी किसी से ज्यादा बातचीत होती नहीं थी, क्योंकि गांव में बहुत कम रहता था। तो ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ ऐसी गतिविधियों में ये लिप्त हो, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जिस हत्याकांड को अरुण मौर्य ने अंजाम दिया है, और चूंकि इससे पहले जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पुलिस वाले की हत्या के आरोप में चूंकि जेल भी गया है, तो इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अपराध की जो काली दुनिया है उससे इसका बहुत ही गहरा कनेक्शन है। हालांकि जो इसका चेहरा है वो नया जरूर है, लेकिन हो सकता है कि कुछ और अपराधों में ये शामिल हो, क्योंकि तमाम ऐसे अपराध होते हैं अनुराग जिसमें कि जो आरोपी होते हैं या जो उस अपराध को अंजाम देने वाले लोग होते हैं, उनके बारे में पुलिस पता नहीं कर पाती है, और वो जो अपराधी होते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रहते हैं। तो हो सकता है कि कुछ और ऐसे संगीन अपराध हुए हों जिसमें इसकी संलिप्तता हो और पुलिस उसे पता ना लगा पाई हो। यकीनन अब वो काम एसटीएफ करेगी। अविनाश, हम एक और आरोपी का रुख करते हैं। दूसरा आरोपी मोहित उर्फ सनी, उम्र लगभग 23 साल बताई जा रही है, और जगह हमीरपुर, जहां सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंची थी उसके घर, उसके मोहल्ले में पड़ताल करने के लिए। ये जो सनी है, इसके बारे में जानकारी मिल रही है कि बीते 10 साल से अपराध की दुनिया में है। दर्जनों मुकदमे इस पर दर्ज हैं, 14 मुकदमे दर्ज हैं ऐसा बताया जा रहा है। 10 साल पहले ये चाय बेचा करता था, लेकिन उसके बाद अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या का प्रयास, लूट, अवैध हथियार और जो ड्रग्स का काला कारोबार है उसको कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, इन तमाम चीज़ों में ये शामिल रहा है। इस पर मारपीट, आईटी एक्ट और महिलाओं से छेड़छाड़ के भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसके साथ साथ इसके परिवार में इसके पिता और भाई की मौत हो चुकी है। कोई रिश्तेदार इसका बड़े भाई से कोई रिश्ता नहीं है, इस तरीके की जानकारी भी शुरुआती मिल रही है। लेकिन 23 साल उम्र सनी की, और सनी नहीं शूटर सनी कहा जा रहा है, और 14 से ज्यादा मुकदमे। अविनाश? बिल्कुल अनुराग, देखिए जहां तक सवाल सनी का है तो हमीरपुर का रहने वाला है, और जो इसकी हिस्ट्री शीट है वो सबसे लंबी है। 10 से ज्यादा तकरीबन 14 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। ये 3 भाई हुआ करते थे, जिसमें से इसके एक भाई की मौत हो चुकी है। जो इसका एक भाई है वो वहीं पर एक चाय की दुकान चलाता है। देखिए इसके बारे में एक सनसनीखेज जानकारी ये सामने आई है कि जो भाटी गैंग है, चूंकि जब सुंदर भाटी हमीरपुर जेल में बंद था और ये भी एक मामले में उस जेल के अंदर गया था, उसी दौरान भाटी से इसकी मुलाकात हुई। और देखिए ये जानकारी भी सामने आ रही है कि जिस जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल अतीक अहमद हत्याकांड में किया गया है, संभवतः हो सकता है कि वो पिस्टल भाटी गैंग की तरफ से ही इसको मुहैया कराई गई। तो इसका एक लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन अविनाश, भाटी गैंग का मतलब क्या? भाटी गैंग का मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा आपराधिक समूह, एक बड़ा आपराधिक गैंग? बिल्कुल बिल्कुल उसी भाटी गैंग की बात हो रही है अनुराग, जो पहले हमीरपुर जेल में बंद था और फिलहाल वो सोनभद्र जेल में बंद है। कहा जा रहा है कि उसके संपर्क में था और उसके लिए इसने कुछ और अन्य वारदातों को भी अंजाम दिया। चूंकि देखिए इससे पहले ये भी बहुत कम अपने गांव में रहा, उस कस्बे में रहा जहां का ये रहने वाला है। चूंकि जब पुलिस की टीम पहुंची इस घटना के बाद इसके घर और आसपास के लोगों से जब पूछताछ की गई तो कहा गया कि ये भी बहुत कम दिखता था और कई साल के लिए बीच में ये गायब हो गया था। कोविड के समय जब कोविड का प्रकोप चल रहा था तो उसी दौरान ये भाटी गैंग के भाटी के संपर्क में आया और तब से लेकर अब तक ये मुश्किल से कुछ ही दिनों के लिए अपने घर पर रहा। बीच में संभवतः ये कुछ दिनों तक मेरठ जाकर भी रहा। क्योंकि देखा जाए तो पश्चिमी यूपी का अगर भाटी गैंग की बात करें तो पश्चिमी यूपी में भाटी गैंग ही सबसे ज्यादा सक्रिय माना जाता है और मेरठ समेत जो गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और साथ में जो बुलंदशहर का जो आसपास का पूरा इलाका है तो वहां पर भाटी गैंग की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। तो सनी सिंह का जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो काफी लंबा है, जिसमें अगर हम हत्या के प्रयास की बात करें, अवैध हथियारों की तस्करी की बात करें, शराब की तस्करी की बात करें, लूट की बात करें। सवाल है वो हमारे दर्शकों के जहन में आ सकता है कि माफिया अतीक जिसको गोली मारी
वो प्रयागराज में उसका आतंक है या प्रयागराज के आसपास के 1-2 और जिलों में उसका आतंक है। जो शूटर है सनी, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो बुंदेलखंड का हमीरपुर का रहने वाला है। उसका जो कनेक्शन है, जो आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि सुंदर भाटी गैंग ने उसकी मदद की हो, उसको वो पिस्टल मुहैया कराने में। वो सुंदर भाटी गैंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक गैंग है, जो पिस्टल है वो पाकिस्तान की बनी हुई है। तो ये जो सवाल हैं ये और ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं कि आपस में कैसे ये सारी चीजें कोरिलेटेड है। बिल्कुल अनुराग, देखिए जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उनसे कोई सीधा कनेक्शन अतीक अहमद से नजर पहली बार में तो नहीं आता है। लेकिन हाँ देखिए, जो अपराध की दुनिया होती है आपस में उलझी होती है, चूंकि तमाम ऐसे गैंग्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ ऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, और जो उनका काला धंधा होता है वो भी एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो चूंकि ये देखिए पुलिस की जांच में चूंकि तमाम चीजें सामने आएंगी, लेकिन अभी अगर हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने, जिन्हें कोई नहीं जानता था इस घटना से पहले, ये अनजान हुआ करते थे। हालांकि सब पर कोई ना कोई मुकदमा दर्ज है, लेकिन देखिए हो सकता है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो, क्योंकि अगर हम सनी सिंह की बात करें तो इससे पहले चूंकि प्रयागराज और आसपास के जिलों में इसका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। जो आपराधिक रिकॉर्ड इसका दर्ज है वो हमीरपुर और आसपास के इलाकों में ही दर्ज है। तो ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है कि 3 शहरों के 3 लड़के एक जगह इकट्ठा होते हैं और वहां पहुंचकर शुरुआती जानकारी ये भी आई थी कि ये जो सनी है ये हमीरपुर से पढ़ने के लिए प्रयागराज आया था, प्रयागराज में रहकर ये पढ़ रहा था। अगर ये खबर सही है तो किस तरीके की पढ़ाई यहाँ पर कर रहा था, क्या इसको लेकर कोई अपडेट मिल पाई है, कहाँ पढ़ रहा था? देखिए इसकी पढ़ाई के बारे में बहुत चूंकि बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हाँ ये बातें कही गई कि प्रयागराज में संभवतः 10वीं या 12वीं की पढ़ाई के बाद ये प्रयागराज कुछ समय के लिए रहा था, लेकिन प्रयागराज में इसने पढ़ाई की या नहीं की इस बाबत जो इसका एक भाई जो अभी हमीरपुर में रह रहा है वो भी ठीक से नहीं बता पाया जब उससे उसकी पुलिस की पूछताछ हुई। चूंकि देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये बहुत पहले से कहा जा रहा है कि तकरीबन 6 से 7 साल हो गए उससे पहले से, चूंकि ये अपराध की दुनिया में संलिप्त हो गया, और जब से भाटी गैंग के संपर्क में आया तब से कहीं ना कहीं इसका आना जाना हमीरपुर, जिस कस्बे का ये रहने वाला है, वहां पर बिल्कुल बंद सा हो गया। तो इसके आसपास के लोगों को या फिर इसके घर में जो इसका एक भाई मौजूद है उसको इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं होती थी। लेकिन हाँ देखिए जी अनुराग, अविनाश, तीसरा आरोपी लवलेश तिवारी, लवलेश तिवारी की बात करते हैं क्योंकि लगातार लवलेश को लेकर चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। लवलेश ने अतीफ और अशरफ पर गोलियां चलाई हैं, जो लगातार तस्वीरों में देखा है। 5 से 6 दिन पहले लवलेश बांदा में अपने घर गया था, ये उसके घर वालों ने कहा है। घर वालों ने कहा कि लवलेश तिवारी हमेशा नशे में रहता था, इसलिए उससे कोई बहुत ज्यादा संपर्क नहीं था। वो क्या करता है, कहाँ रहता है, कब आता है, कब जाता है, कोई मतलब नहीं था। लवलेश से परिवार का कोई लेना देना नहीं था। लवलेश के पिता एक स्कूल में ड्राइवर हैं, किसी तरीके से अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। लड़की को थप्पड़ मारने के मामले में जेल गया था लवलेश सबसे पहले, और उसके बाद परिवार ने खुद को इससे अलग कर लिया था। लवलेश की रोती हुई मां से आपने ये बातें सुनी होंगी। लवलेश के पिता भी किस तरीके से असहाय होकर ये सारी बातें बता रहे थे। लवलेश के क्रिमिनल बैकग्राउंड को लेकर कुछ बहुत ज्यादा मिल पा रहा है क्या अविनाश? देखिए लवलेश के बारे में उसके घर वालों ने काफ़ी जानकारी दी है, चाहे मीडिया की बात करें या पुलिस की बात करें। देखिए उसके बारे में चूंकि ये जानकारी भी सामने आई कि 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद बीए में उसका एडमिशन कराया गया, लेकिन उसने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। और हत्या जब हुई अतीक और अशरफ की, जब ये पूरी वारदात हुई, उससे तकरीबन 1 हफ्ते पहले वो अपने घर गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा देर घर पर रुका नहीं और फिर उसके बाद अचानक से वो गायब हो गया। घर वालों का ये आरोप है कि वो नशे में रहता था, स्मैक वगैरह कुछ लेता था। हालांकि इससे पहले चूंकि उसके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी के साथ साथ एक लड़की के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, उसने खुलेआम एक लड़की को थप्पड़ मार दिया था और जेल चला गया था। हालांकि देखिए उसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें उसको एक हिंदुवादी संगठन से जुड़ा हुआ भी बताया जा रहा है। उसकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो एक बीजेपी के बड़े नेता के कार्यक्रम में कमरे के अंदर मौजूद था, संभवतः वो कोई संगोष्ठी थी, और इस तरह की कुछ और तस्वीरें जिसमें वो एक सांप को अपने
अपने गले में लपेटे हुए है, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लेकिन लवलेश तिवारी की अगर पृष्ठभूमि पर नजर डालें अनुराग, तो कहीं ना कहीं उसका भी आपराधिक कनेक्शन सामने आता है। और हालांकि देखिए उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा मुकदमा तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक लड़की को थप्पड़ मारना या फिर मादक पदार्थों की तस्करी में उसका शामिल होना, ये भी कहा जा रहा है कि शराब की तस्करी में भी वो शामिल था। तो ये चीजें दर्शाती है कि ये जो लड़के हैं, और खासतौर पर अगर हम लवलेश तिवारी की बात करें तो आपराधिक पृष्ठभूमि का है, आपराधिक माइंडसेट का है, और कहीं ना कहीं उसी मानसिकता के तहत इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि देखिए इसके पीछे चूंकि अभी जो असल वजह है, जो रहस्य है, जो राज है, वो खुलना बाकी है। और माना जा रहा है कि पुलिस की जांच जैसे जैसे कुछ और सवाल हैं जिन पर पुलिस अगर कुछ कह पा रही है। तो पहली बात तो ये कि बांदा और हमीरपुर तो फिर भी आसपास के इलाके हैं, लेकिन कासगंज का भी एक आरोपी शामिल है। ये तीनों आपस में मिलते कब हैं, कैसे मिलते हैं? देखिए इस बाबत पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी अनुराग, पहली बात, क्योंकि पुलिस और एसटीएफ से हम लोगों ने लगातार जानने की कोशिश की, और अब भी हम लोग पुलिस से जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों के पृष्ठभूमि के बारे में तो छोड़िए, पुलिस बिल्कुल भी कुछ अभी बताने के मूड में नहीं है, और इस बाबत कोई भी बातचीत पुलिस का कोई भी अधिकारी नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सीधे जो मामला है अतीक और अशरफ की हत्या से जुड़ा हुआ है। लेकिन वाकई में ये चौंकाने वाला है और एक बड़ा सवाल है कि तीन शहरों के अलग अलग लड़के, हालांकि अगर हम बांदा हमीरपुर की बात करें तो प्रयागराज से थोड़ी सी दूरी उसकी कम है, लेकिन कासगंज जो जिला है वो प्रयागराज से काफी दूर है। और अगर हम अरुण मौर्य की बात करें तो उसका कोई कनेक्शन प्रयागराज से नजर नहीं आता, क्योंकि वो जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो पानीपत में कुछ दिन तक रहा, दिल्ली में रहा, तो प्रयागराज अचानक से वो क्यों पहुंचा। हालांकि देखिए जो सूत्र हैं बता रहे हैं कि चूंकि ये जो तीनों लड़के थे वो पिछले कई दिनों से 4 से 5 दिनों से प्रयागराज में मौजूद थे। हालांकि देखिए अभी पुख्ता सबूत इन तीनों के खिलाफ नहीं मिल पाया है। लेकिन एक और सवाल अविनाश, जो एक रिपोर्टर के तौर पर आपके जहन में भी आ रहा होगा, इन तीनों को वो पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग किसने दी इतने शातिर तरीके से कि बिल्कुल पिन पॉइंट वो पिस्टल चलाते हैं? कई राउंड फायरिंग होती है, लेकिन वो सारी गोलियां हैं वो अतीक और अशरफ को लगती हैं। हालांकि एक पत्रकार और एक पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन गोलियों का निशाना क्या है, किसको गोली मारनी है, ये इनको पता था इतनी भीड़ के बीच में। जाहिर सी बात है ट्रेनिंग इन्होंने ली होगी, इनको पहले से चलाना आता होगा। ये ट्रेनिंग इन्हें कहां से मिली, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए जो हत्याकांड का फुटेज है उसको देखकर तो ये साफ तौर पर लग रहा है कि ये किसी प्रोफेशनल की तरह इन लोगों ने वहां पर फायरिंग की, गोली चलाई। आपने गौर किया होगा कि वहां पर संभवतः लवलेश एक हाथ से पिस्टल चला रहा है। चूंकि देखा जाए तो आमतौर पर कहा जाता है कि जब आप पिस्टल या रिवॉल्वर से फायर करते हैं तो पीछे की तरफ वो प्रेशर होता है, कहीं ना कहीं झटका लगता है और पीछे आते हैं। लेकिन वो एक हाथ से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था और अचानक से वो पिस्टल फेंकता है और फिर बोलता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूं। तो निश्चित तौर पर ये एक प्रोफेशनल का काम हो सकता है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि इससे पहले इन लोगों ने या तो पिस्टल चलाई होगी या फिर इनको इस बात की ट्रेनिंग दी गई होगी कि तुम्हें इस बड़ी वारदात को अंजाम देना है। वहां पर तमाम पुलिसकर्मी होंगे, मीडिया कर्मी होंगे, और देखिए इसमें यह भी है कि तीन तरफ से, चूंकि सामने कैमरे लगे हुए थे, और आमतौर पर होता है कि हम लोग जब किसी की बाइट ले रहे होते हैं तो कैमरामैन के पीछे खड़े होते हैं, तो तीन तरह से ये तीनों जो शूटर थे वहां पर मौजूद थे। और सोचिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि पीछे आपने देखा होगा कि अतीक अहमद और अशरफ के ठीक पीछे पुलिस वाले भी थे, बगल में एक पुलिसकर्मी खड़ा था। तो इन लोगों ने इस तरीके से फायर किया कि जो गोली है वो सिर्फ अतीक और अशरफ को लगे। चूंकि पहली गोली उसने कनपटी में सटाकर मारी अतीक अहमद की, और जैसे ही अतीक और अशरफ गिरे, चूंकि जो इनका जो पिस्टल का पॉइंट था वो हवा में नहीं था। आपने गौर किया होगा कि वो जमीन की तरफ, जहां पर अतीक और अशरफ गिरे हुए थे, वो जमीन की तरफ पॉइंट करके लगातार फायर करते रहे। और देखिए कुल 13 गोलियां लगी हैं, 8 गोली अतीक अहमद को और 5 गोली अशरफ को। और जो गोली का पॉइंट है, आप देखिए पहली गोली अतीक को लगी सर में लगी है, एक गोली सीने में लगी है, एक गोली कमर में लगी है, और इसी तरीके से 8 गोली। अशरफ की बात करें तो अशरफ के सीने में गोली लगी, पीठ में गोली लगी, एक गोली उसकी कलाई में लगी है। तो ये कहीं ना कहीं ये बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि ये जो तीनों शूटर हैं वो नौसिखिए नहीं है, खासतौर पर गोलीबारी में, यानी कि पिस्टल चला। जी अविनाश, एक और सवाल जो लोगों के जहन में होगा वो ये कि वो वेपन जो बैन है, प्रतिबंधित है, वो वेपन जिसका पाकिस्तान से कनेक्शन है, वो वेपन इन तीनों के पास कहां से आ गया?
देखिए ये अनुराग जाहिर तौर पर यह सवाल उठना लाजमी भी है कि जो बैंड वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल आखिर ये तीनों कैसे कर रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है, चूंकि ये बात भी सामने आ चुकी थी और चूंकि पुलिस की रिमांड कॉपी में इस बात का जिक्र किया गया कि अतीक अहमद पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में अपने लिए हथियारों की सप्लाई करवाता था। तो तमाम ऐसे वेपन हैं दुनिया भर के जो आपको भारत में स्मगलरों के पास जो हथियारों की अवैध तस्करी करते हैं, हथियारों का धंधा करते हैं, उनके पास आसानी से मिल जाएंगे। तो हो सकता है, चूंकि देखिए हालांकि अगर इनके बैकग्राउंड पर हम जाएंगे तो इनके लिए इन हथियारों को खरीदना कह सकते हैं काफी मुश्किल लगता है, क्योंकि काफी महंगे ये जो तमाम पिस्टल्स थे काफी महंगे थे। लेकिन चूंकि अतीक अशरफ से जुड़ा मामला है और इसमें एक बड़ी साजिश की बू नजर आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि अब इसके पीछे कौन हो सकता है, मास्टरमाइंड कौन हो सकता है, किन लोगों के इशारे पर इन लोगों ने हत्या कराई या खुद, चूंकि ये अभी जांच का विषय है और एसटीएफ लगातार जांच कर रही है।